Himanshu Mathur from GWPCB Gun. Today we are going to study about propagation of radio waves. रेडियो वेव्स बेसिकली 3 तरीके से प्रोपगेट कर सकती हैं. पहला है सरफेस वेव, दूसरा है स्पेस वेव, तीसरा है स्काई वेव. आज हम सरफेस वेव के बारे में स्टडी करेंगे. सरफेस वेव्स को हम ग्राउंड वेव्स के नाम से भी जानते हैं. ये ट्रांसमीटर से रिसीवर के सरफेस के पास ग्लाइड करते हुए मूव करती हैं, इसलिए इनको हम सरफेस वेव्स बोलते हैं. इनको प्रोपगेट करने के लिए ट्रांसमीटर और रिसीविंग एंटीनास दोनों को ज़मीन की सतह के पास में ही स्थित होना पड़ता है ताकि ये मूव कर सके. इनका प्रोपगेशन तभी पॉसिबल होता है. और जो एंटीनास हम यूज़ ले रहे हैं उनमें वर्टिकल पोलराइजेशन ज़रूरी होता है. वर्टिकल पोलराइजेशन क्यों ज़रूरी होता है ये हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे. इनको प्रोपगेट करने के लिए फ्रीक्वेंसी जो यूज़ आती है वो लगभग 2 मेगाहर्ट्ज़ से कम की फ्रीक्वेंसीज़ यूज़ की जाती है. इसके बाद यानी इससे हायर फ्रीक्वेंसीज़ पर हम दूसरा मोड काम में लेते हैं. ये अर्थ के कर्वेचर को फॉलो करती है और जो दृश्य सीमा का क्षितिज है उससे भी पार ये मूव कर सकती है, कुछ किलोमीटर आगे तक भी. इनकी स्ट्रेंथ लो और मीडियम फ्रीक्वेंसी रेंज पे सबसे ज़्यादा होती है, तो इन्हीं फ्रीक्वेंसीज़ पे इनको ज़्यादा यूज़ लिया जाता है. बेसिकली अभी जो AM ब्रॉडकास्ट सिग्नल्स यूज़ आते हैं वो ग्राउंड वेव्स के द्वारा ही कम्युनिकेट होते हैं और इनका ट्रांसमिशन मोस्टली दिन के दौरान होता है. दिन के अलावा जो भी प्रोपगेशन होता है वो स्काई वेव्स के द्वारा किया जाता है. जो सरफेस वेव है वो ज़मीन के बिल्कुल सरफेस के क्लोजली फॉलो करती है अर्थ को और उसके साथ ही ट्रैवल करती है. ये अर्थ के कंटूर्स को भी फॉलो कर सकती है, यानी इसके ऊपर जो भी उबड़ खाबड़ रास्ता है या इसके कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं इसके ऊपर उनको भी ये फॉलो कर सकती है डिफ्रैक्शन प्रोसेस के द्वारा. डिफ्रैक्शंस इन रो को रेज को स्कैटर कर देता है और वो इसके साथ साथ मूव कर सकता है. अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट इसके बीच में आता है जो कि इसकी वेवलेंथ की डायमेंशन के तुल्य हो या इसके इक्विवेलेंट हो, तब ये इसके अराउंड में बेंड करने की कोशिश करती है. ये इसके द्वारा बेंड हो सकती है. जितना छोटा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा डिफ्रैक्शन इसके द्वारा प्राप्त होता है. इस डायग्राम के द्वारा हम सरफेस वेव को समझ सकते हैं. इसमें 2 एंटीनास दिखाए गए हैं, दोनों अलग अलग लोकेशंस पे हैं. एक एंटीनास से जो रेज आ रही है वो ज़मीन के बिल्कुल पास से होते हुए मूव कर रही है और दूसरे एंटीना तक प्रोपगेट कर रही है. इस तरह से ये सरफेस वेव्स मूव करती हैं. नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि जो ग्राउंड वेव का प्रोपगेशन है वो अर्थ की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज से इफेक्ट होता है. यानी अर्थ की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इस वेव्स को इफेक्ट कर सकती है. इसको हम बेंडिंग ऑफ सरफेस वेव्स बोलते हैं. जैसे ही कोई वेव अर्थ को हिट करती है तो वो उसकी वेव फ्रंट को कर्व करने की कोशिश करती है. तो जितना ज़्यादा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके संपर्क में आती है उतना ही ज़्यादा ये इसको एटेन्यूएट करती है. तो इसको प्रोपगेट करने के लिए हमें ये देखना होता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड अर्थ के संपर्क में कम से कम आए, इसीलिए इसको हम वर्टिकली पोलराइज लगते हैं. इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि कैसे बेंड होती है. जैसे ही ट्रांसमीटर एंटीना से ट्रांसमिट होती है वैसे ही अर्थ के पास वाले जो सरफेस है वो इसको एक एंगल में मोड़ना स्टार्ट करती है. तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है वैसे वैसे ये बेंड होती जाती है. तो इस एटेन्यूएशन को कम करने के लिए हमें इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड को इसके कम से कम संपर्क में रखना पड़ता है. इसलिए हम इसको 90 डिग्री रखते हैं ताकि इसका एंगल
इसके सरफेस के कांटेक्ट में आने से मिनिमम रहे, तो इसीलिए इसको वर्टिकली पोलराइज रखते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सबसे ज़्यादा संपर्क में आएगी और ये बहुत जल्दी एटेन्यूएट हो जाएगी। तो इस कारण से हम वर्टिकली पोलराइज एंटीनास यूज में लेते हैं। अब आते हैं इसकी एडवांटेज पर। ग्राउंड वेव्स की क्या क्या एडवांटेज हैं। इसकी एडवांटेज सबसे पहले ये है कि अगर वर्चुअली इसमें इनफ पावर दी जाए तो ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितनी भी डिस्टेंस तक मूव कर सकती है, यानी कोई भी 2 पॉइंट्स तक ये मूव कर सकती है। केवल ये पावर पे लिमिटेड होती है। अगर इसको इनफ पावर दी जाए तो ये एक जगह से दूसरी जगह प्रोपोगेट कर सकती है। साथ ही साथ ये एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पे डिपेंडेंट नहीं होती है, तो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस इसको इफ़ेक्ट नहीं करेगी। फिर है इसकी डिसएडवांटेज में हम देखते हैं कि इसमें पावर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, काफ़ी हाई पावर ट्रांसमिट करनी पड़ती है हमें इसको आगे प्रोपोगेट करने के लिए। दूसरा है कि इसमें फ्रीक्वेंसी रेंज बहुत लिमिटेड होती है, बहुत कम फ्रीक्वेंसीज पे ही ये मूव कर सकती है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज पे ये आगे वर्क नहीं करती है, एटेन्यूएशन बहुत ज़्यादा होने लग जाता है इसमें। साथ ही साथ फ्रीक्वेंसीज कम होने पे इनके एंटीनास भी काफ़ी बड़े लेने पड़ते हैं। जितनी कम फ्रीक्वेंसी हम लेंगे उतना ही ज़्यादा बड़ा एंटीना में यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है। इसके बाद जो सरफेस का मटेरियल है अर्थ का, ये भी इसको इफ़ेक्ट करता है। अलग अलग सरफेस पे, जैसे वाटर है या कोई सॉइल का पर्टिकुलर टाइप है, वो अलग अलग तरह से इसमें प्रॉपर्टी शो करता है इसकी एटेन्यूएशन की। तो इसमें ये अर्थ के मटेरियल पे भी डिपेंडेंट हो जाता है। इसको प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है कि कितना एटेन्यूएट होगा और कितनी पावर से इसको ट्रांसमिट किया जाए। एटेन्यूएशन अर्थ की इम्परफेक्शन से, अर्थ के द्वारा एब्जॉर्प्शन से, इसके द्वारा रिफ्लेक्ट होने से, इस तरह के कई फैक्टर्स से ये अटेन्यूएट हो सकती है। तो ये ग्राउंड वेव्स के बारे में था। थैंक यू।